हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमएफ नॉवल वर्ल्ड पर। ये कहानियाँ मेरे द्वारा एडिटेड और अनुवादित है। यहाँ आपको कई प्रकार की कहानियाँ सुनने मिलेगी और इसमें बताए गए सभी नाम पात्र घटनाएं एक लेखक की कल्पना मात्र है, तो इसे गंभीरता से ना लें। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कुछ होता था तो उसके ससुर उसे डांटते थे या फिर उसे एकांत कारावास में डाल देते थे। तुम मानसी से शादी कर चुके हो और अब वयस्क हो। मैं तुम्हें पहले की तरह डांट नहीं सकती। मैं आज की घटना की पूरी जांच पड़ताल करूंगा। तुम में कोई हुनर नहीं है, इसलिए तुम सिर्फ कड़ी मेहनत पर ही निर्भर रह सकते हो। हाल ही में परिवार में बहुत कुछ हुआ है और मेरे पास फिलहाल तुम्हारा ध्यान रखने का समय नहीं है। तुम्हें भी अपना अच्छा ख्याल रखना चाहिए। अगर भाई कश्यप वापस आएंगे तो मैं तुम्हें स्पष्टीकरण दूंगा। जयंत ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। जब उन्होंने भाई कश्यप का उल्लेख किया तो उनकी आंखों में सम्मान का भाव झलक रहा था। शुरू में कार्तिक अभी भी गुस्से में था और काका को मारना चाहता था, लेकिन जयंत की बातों ने उसे कड़वी मुस्कान दे दी। वह एक प्रतिष्ठित अमर सम्राट इतनी नीच चींटी से कभी परेशान नहीं हुआ था। ससुर जी, क्या हथियारों का मसला सुलझ गया? कार्तिक आमतौर पर जैन परिवार के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसकी चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ सोच लूंगा। देर हो रही है, तुम वापस जाकर आराम करो। मैं किसी से तुम्हारे लिए खाना भिजवा दूंगा। ससुर और दामाद के अलग होने के बाद कार्तिक आंगन में लौट आया और अपनी तलवारबाजी का अभ्यास जारी रखा। भोजन बटलर ने खुद परोसा था और उसमें सभी बेहतरीन व्यंजन शामिल थे। खाने के बाद वह पालथी मारकर बैठ गया और देर रात तक महान उजाड़ स्वर्ग भक्षण तकनीक का अभ्यास करता रहा। फिर रुक गया। यह आध्यात्मिक सार की गोली को परिष्कृत करने का समय है। अपनी सांसों को नियंत्रित करने के लिए आधे घंटे आराम करने के बाद गोलियों को परिष्कृत करते समय कोई गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे बुरी बात है कि आप परेशान हो सकते हैं, इसीलिए देर रात तक इंतजार करना चाहिए। मुरझाई हुई लकड़ी से चटकने की आवाज आ रही थी और लपटें बहुत तेज थीं। एक सच्चे कीमियागर को स्वर्ग और पृथ्वी से दुर्लभ और असाधारण अग्नियां ढूंढनी होती हैं। अपने पिछले जन्म में उसने समाधि सत्य अग्नि प्राप्त की थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी में अत्यंत दुर्लभ थी। केवल कार्तिक ही साधारण आग का उपयोग करके द्वितीय श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत कर सकता था। मास्टर प्रताप ने ऐसा करने का साहस इसलिए किया क्योंकि वह गोलियों को परिष्कृत करने के लिए अमृत की आग पर निर्भर थे। एक एक करके औषधीय जड़ी बूटियां डाली गईं। शरीर को गर्म करने वाले द्रव में परिष्कृत होने के बाद तकनीक और भी कुशल हो गई। सच्ची क्यूई ने ज्वालाओं को नियंत्रित किया और औषधीय जड़ी बूटियां तेजी से घुल गईं, जिससे एक समृद्ध हर्बल सुगंध फैल गई। कीमिया भट्ठी के पास बैठकर वह साधना करता रहा और साथ ही लपटों को नियंत्रित करता रहा और बिना किसी रुकावट के दोनों को नियंत्रित करता रहा। स्वर्गीय भक्षण करने वाली कड़ाही के अंदर तरल की कुछ और बूंदें प्रकट हुईं, जो अर्जित क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थीं। गोलियों का यह समूह समाप्त होने के बाद वह आध्यात्मिक सार की गोली का उपयोग करके एक ही झटके में अपने क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। हर 10 मिनट में कुछ और औषधीय जड़ी बूटियां और कुछ लकड़ियां डाली जाती। लपटें दहकती रहीं और उसके हाथ पंखे की तरह धीरे धीरे हिलते रहे। लपटें जीवंत होती प्रतीत हुईं। कार्तिक के हाथों के साथ पूरे जोश से झूमती रहीं, मानो कोई उग्र फाइनिक्स अपने पंख फड़फड़ा रहा हो। अगर दूसरे कीमियागर ये देखेंगे तो वे डर जाएंगे। एकमात्र चौथे स्तर के साधक के पास इतना उत्कृष्ट अग्नि नियंत्रण कौशल हो तो मास्टर प्रताप भी उससे कहीं पीछे रह जाएंगे। 1 घंटा बीत गया और कीमिया भट्ठी से एक तेज खुशबू फैल गई। आध्यात्मिक सार की गोलियों का पहला बैच तैयार होने ही वाला था। उसकी अनाड़ी तकनीक की वजह से भट्ठी से हल्की जली हुई गंध आ रही थी, जिससे पता चल रहा था कि कुछ गोलियां शायद खराब हो गई होंगी। यह तथ्य कि यह पहली बार था जब इसे परिष्कृत किया गया था तथा इसने ऐसा प्रभाव प्राप्त किया था, ने पहले ही विश्व को चौंका दिया है। वह खड़ा हुआ और उसकी हथेली से
सच्ची ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट फूट पड़ा। लपटें अचानक भड़क उठीं और पूरी कीमिया भट्ठी को अपनी चपेट में ले लिया। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। संघनक गोली। प्रारंभिक कार्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों न किया गया हो, अगर अंतिम चरण में गोली को संघनित करने में असफलता मिलती है तो वह फिर भी असफलता ही है। कई कीमियागर अंतिम चरण में ही असफल हो जाते हैं। वे औषधीय पदार्थों को तो सफलतापूर्वक शुद्ध कर लेते हैं, लेकिन गोली को संघनित नहीं कर पाते। इसके लिए ज्वाला के लिए बेहद ऊंचे मानकों की जरूरत होती है। कार्तिक ने अनगिनत गोलियों को परिष्कृत किया है, इसलिए यह साधारण गोली उसके लिए कोई चुनौती नहीं है। प्राप्त करें। अचानक आग की लपटें पूरी तरह से गायब हो गईं और भट्ठी से एक तीव्र औषधीय सुगंध निकलने लगी, जो पूरे प्रांगण में फैल गई। भट्ठी का ढक्कन उठाने पर उसके अंदर 20 आध्यात्मिक सार की गोलियां मिलीं। साथ ही 5 भूरे लाल रंग की गोलियां भी थीं, जो अनुपयोगी थीं। पहले से तैयार चीनी मिट्टी की बोतल निकाल लें, अच्छी गोलियां उसमें डाल दें और खराब गोलियां फेंकें नहीं। इन्हें और शुद्ध करके कुछ भूत प्रेतों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। एक बार जब मैं अर्जित क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच जाऊंगा तो शोधन की गति बढ़ जाएगी और गोलियों की उपज में भी सुधार होगा। घर वापस आकर उसने एक दिव्य आत्मा की गोली निकाली और उसे अपनी हथेली पर रख लिया। वह चारों ओर घूमी और एक सुगंधित सुगंध छोड़ रही थी। यह बाजार में मिलने वाली क्यूई पोषण की गोलियों और हृदय पोषण की गोलियों से 10 गुना ज्यादा कीमती थी और इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का अंश भी था। इसे एक ही घूंट में निगलने से शक्तिशाली ऊर्जा शरीर के मेरिडियनों से होकर प्रवाहित हुई। प्रत्येक एक्यू पॉइंट इसे उन्मत्तता पूर्वक अवशोषित कर रहा था और क्षेत्र जागृत होने के लिए तैयार था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तरल पदार्थ की कुछ बूंदें बाहर डाल दीं, जो कि स्वर्ग भक्षण कढ़ाई के अंदर संघनित हो गई थीं, और उसकी साधना का स्तर बढ़ने लगा। आदिम स्वर्ग भक्षण तकनीक बेतहाशा चल रही थी और आंगन में आध्यात्मिक ऊर्जा फिर से एकत्र हो गई, लेकिन यह अभी भी मांग को पूरा नहीं कर सकी और अन्य आंगनों में आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार समाप्त हो रही थी। लगभग तरल जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा को कार्तिक ने सांस के माध्यम से अंदर लिया और पूरी तरह निगल लिया। क्लिक क्लिक क्लिक। उसके शरीर से एक छटकने जैसी आवाज आई, मानो कोई चूजा अपने खोल से बाहर निकल रहा हो। उसके शरीर का एक खास बिंदु खुल गया और उसकी साधना का स्तर अचानक बढ़ गया और वह अर्जित क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गया। कार्तिक ने पूरी रात साधना में बिताई और उसकी साधना का स्तर अर्जित क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर तक पहुंच गया। उसे आगे बढ़ने की कोई जल्दी नहीं थी। एक ठोस नींव बहुत जरूरी है। रहस्यमय द्रव से रूपांतरित होने के बाद उसका भौतिक शरीर पहले से ही साफ और बेदागा था। अर्जित क्षेत्र के 9वें स्तर को पार करना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि वह जल्दी में नहीं था और धीरे धीरे उसे निखार रहा था। कोई व्यक्ति अपने अर्जित कौशल को जितना बेहतर ढंग से निखारेगा, उसकी भविष्य की उपलब्धियां उतनी ही अधिक होंगी। एक बार जब वे सहज क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं तो उन्हें निखारने में बहुत देर हो चुकी होगी। यह पहले से बने हुए घर की नींव को मजबूत करने की कोशिश करने जैसा है। सबसे अच्छा अवसर चूक गया है। रात जल्दी बीत गई। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके सामने 2 भंवर दिखाई दिए। कमरे में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक विलीन हो गई और शांति लौट आई। प्रांगण में पहुंचकर नए परिवेश से परिचित होते हुए उसने अपनी लंबी तलवार निकाली। बार बार उसे निकाला, वार किया और म्यान में डाल दिया। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना उबाऊ नहीं लगा। तलवारबाजी का अभ्यास प्रसवोत्तर अवस्था में अपने शारीरिक कौशल को निखारने जैसा है। एक मजबूत नींव बेहद जरूरी है। एक ही मार्शल आर्ट तकनीकें 100 अलग अलग लोगों द्वारा किए जाने पर 100 अलग अलग प्रभाव पैदा कर सकती हैं। किसी की नींव जितनी मजबूत होगी, वह तलवारबाजी में उतना ही कुशल बन सकता है। नहीं, यह चाकू बहुत हल्का है और इसकी लंबाई मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। लगता है मुझे एक उपयुक्त लंबा चाकू ढूंढना होगा। तलवारबाजी का अभ्यास छोड़ देने के बाद उसके
हाथ में जो लंबी तलवार थी वह उसकी सीखी हुई रक्त इंद्रधनुषी तलवार तकनीक से उसकी वक्रता और वजन दोनों में काफी अलग थी। किसी भी हथियार की पूरी युद्ध क्षमता को उजागर करने के लिए उसका हाथ में होना जरूरी है। जैसे ही भोर हुई, परिवार की हथियार कार्यशाला खुलने से पहले ही मैंने कुछ पानी लिया, शरीर को तपा देने वाला द्रव उसमें डाला, अंदर गया, अपनी साधना तकनीकों को प्रसारित किया और अपना अभ्यास जारी रखा। उसकी शारीरिक शक्ति अभी भी बढ़ रही थी। हालांकि उसका क्षेत्र अर्जित क्षेत्र के 5वें स्तर पर ही था, फिर भी उसके भौतिक शरीर की शक्ति पहले से ही अर्जित क्षेत्र के 9वें स्तर के बराबर थी। रक्त इंद्रधनुष ब्लेड तकनीक के साथ जन्मजात क्षेत्र के अलावा कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। शरीर को ठंडा करने वाला तरल पदार्थ पूरी तरह से खत्म हो जाने के बाद ही वह लकड़ी के बैरल से बाहर निकला। पिछली रात के बचे हुए खाने का एक छोटा सा टुकड़ा खाया, अपने कपड़े बदले, जैन परिवार को छोड़ा और हथियार कार्यशाला की ओर चल पड़ा। जैन परिवार के पास कांगड़ा शहर में स्थित 5 हथियार कार्यशालाएं हैं, जिनमें प्रतिदिन बड़ी संख्या में हथियार बनाए जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ है। जैन परिवार के मुख्य हथियार परिशोधक को त्रिवेदी परिवार ने हड़प लिया है। इस नए सदस्य की परिशोधन तकनीक अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं है, जिसकी वजह से जैन परिवार के हथियारों में लगातार समस्याएं आ रही हैं। उन्हें फिर से प्रशिक्षित करने में काफी समय लगेगा। कल मुख्य हॉल से जो हथियार वापस लाए गए थे वे सभी खराब थे। निकटतम हथियार कार्यशाला की ओर चलें। यात्रा में लगभग उतना ही समय लगेगा जितना एक अगरबत्ती को जलने में लगता है। उसके कान अचानक फड़कने लगे और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। सचमुच कुछ मूर्ख मेरे पीछे पड़े हैं। मैं देखना चाहता हूं कि इतने समय से कौन मेरा पीछा कर रहा है। मुख्य सड़क को छोड़कर एक गली में मुड़ते हुए, एक सुनसान गली में प्रवेश करते हुए, जिसके दोनों ओर ऊंची दीवारें थीं, गहराई से एक दुर्गंध उठ रही थी, जहां से कई राहगीर शौच के लिए जा रहे थे। वह रुक गया और उसके पीछे एक फुसफुसाहट की आवाज आई, जैसे कि 6 आकृतियां गली के निकास द्वार को घेरे हुए थीं। क्या तुम इतने लंबे समय से मेरा पीछा कर रहे हो? बस अपना असली रूप छिपाते रहोगे? उन 6 आदमियों को देखकर लगा कि वे काले कपड़े पहने हुए थे और नकाब पहने हुए थे, सिर्फ उनकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। उनके हाथों में चमकते हथियार थे और उनकी आंखों से एक भयानक हत्या का भाव झलक रहा था, जो पूरी गली में फैल गया। एक आदमी पेशाब करने अंदर आने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर इस दृश्य पर पड़ी। वह इतना डर गया कि बिना पैंट ऊपर किए ही भाग गया। बेकार कूड़ा, आज तेरी मौत का दिन है, अब घुटने टेक और दया की भीख मांग। बीच में खड़े आदमी की गहरी आवाज आई, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और कार्तिक को भागने से रोकने के लिए एक छोटा सा घेरा बना रहा था। सभी 6 काफी मजबूत थे। केवल एक ही अर्जित क्षेत्र के 5वें स्तर पर था, जबकि अन्य 5 सभी 6ठे स्तर पर थे। माल्याज, मैंने तुम्हें स्वर्ण मंडप में नहीं मारा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब भी इतने जिद्दी होगे। तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। कार्तिक की नजर अचानक अपनी दाहिनी ओर खड़े एक आदमी के चेहरे पर पड़ी, जिससे वह इतना चौंक गया कि एक कदम पीछे हट गया। उसकी पहचान कैसे हो सकती थी? तुम कूड़े के टुकड़े हो। तुमने गोल्डन पैवेलियन में मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था, जिससे मुझे वहां अपना पद खोना पड़ा। आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। माल्याज ने अपना मुखौटा उतार दिया और एक क्रूर भाव प्रकट किया। कल स्वर्ण मंडप से निकलने के बाद उसने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके 5 हत्यारों को काम पर लगा दिया, जो जैन परिवार के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। आखिरकार उसने मौके का फायदा उठाया। स्वर्ण मंडप के शक्तिशाली समर्थक के बिना माल्याज के लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। हाल के वर्षों में वह मंडप का आदी हो गया है और उस पर भारी कर्ज हो गया है। स्वर्ण मंडप के एक छोटे से नेता होने के नाते उसके लेनदार उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करते। स्वर्ण मंडप के समर्थन के बिना ज्यादा समय नहीं लगेगा जब उसके लेनदार उसके दरवाजे पर दस्तक देंगे और वह अपना सब कुछ खो देगा, जिसमें उसकी रखैलें भी शामिल हैं। तुम कूड़े के टुकड़े सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? उसके होठों पर एक दुष्ट मुस्कान तैर गई।
एक आधा चरण का जन्मजात क्षेत्र विशेषज्ञ भी उसे नहीं मार सकता था। एक साधारण अर्जित क्षेत्र विशेषज्ञ तो दूर की बात है। उससे बात करके समय बर्बाद मत करो, बस उसे मार डालो। पांचों हत्यारों ने बहुत सारी हत्याएं की थीं और उन्होंने एक भी शब्द व्यर्थ नहीं किया। वे अच्छी तरह समझते थे कि बुरे लोग ज्यादा बोलने से मर जाते हैं। लंबी तलवार आसमान से नीचे गिरी। उसकी ऊर्जा सीधे कार्तिक के चेहरे पर पड़ी, जिससे हवा बेहद अशांत हो गई। हवा में अनगिनत भंवर फूट पड़े, जिससे एक साधारण संयुक्त आक्रमण संरचना बन गई और हर एक 5 तत्वों में से एक से मेल खाता था। माल्याज ने कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि एक तरफ हट गया। उसकी आंखों में पागलपन का भाव था। बदमाशों का झुंड! कार्तिक अचानक अपने स्थान से गायब हो गया। 7 स्टार्स सीढ़ियों का उपयोग करते हुए वह प्रतिबिंब की तरह गायब हो गया, जिससे उसके सभी 5 हमले विफल हो गए। किसने सोचा होगा कि कार्तिक ऐसे उत्कृष्ट फुटवर्क का उपयोग करेगा। एक भूत की तरह कोई निशान नहीं छोड़ते हुए अचानक घेरे के बाहर प्रकट होगा। उसकी हथेली चाकू की तरह भयंकर रूप से वार करेगी। स्नैप! उसके सामने काले कपड़े पहने आदमी पीछे की ओर गिर गया। उसकी गर्दन कार्तिक ने एक ही हथेली के वार से साफ और तेज अलग कर दी। अपने हांडी पैर की हल्की सी थपकी से वह नीचे गिरते हुए ब्लेड को चकमा देता है। उसकी हरकतें पानी पर तैरते ड्रैगन फ्लाई की तरह सहज और अप्रत्याशित होती हैं। उसका अगला कदम हमेशा मायावी होता है। एक ही मुठभेड़ में एक व्यक्ति की मौत के कारण शेष 4 हत्यारों के हाव भाव में भारी परिवर्तन आ गया तथा उन्होंने अपने हमलों की तीव्रता बढ़ा दी। तुम्हारी तलवारबाजी बहुत कमजोर है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली तलवारबाजी क्या होती है। हवा में कलाबाजी के साथ जमीन पर पड़ी तलवार उसकी हथेली में आ गिरी। उसका शरीर अभी भी हवा में था, एक खूबसूरत चाप बना रहा था। बेरहम तलवार हवा को चीरती हुई जा रही थी। हंसना! बिना किसी चेतावनी के ब्लेड की ऊर्जा हर जगह फैल गई और चारों हत्यारे जो वहां पहुंचे थे प्रतिक्रिया करने से पहले ही अचानक वहीं जम गए। कितना तेज चाकू है! हत्यारे नेता के चेहरे से नकाब उतर गया। उसकी आंखें भय से फैल गईं। उसने ऐसा भयानक व्यक्ति कभी नहीं देखा था। चारों आदमियों की गर्दनों से खून की बूंदें जमीन पर टपक रही थीं। वे इतनी जल्दी नहीं मरेंगे। उनकी परवाह न करते हुए वह कदम दर कदम माल्याज की ओर बढ़ा। भयभीत होकर वह एक एक कदम पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पीछे एक ऊंची दीवार थी और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। तुम तो एक कूड़े का टुकड़ा हो, फिर तुम इतने मजबूत कैसे हो? माल्याज घबरा गया। बाहरी दुनिया में अफवाह है कि जैन परिवार का दामाद एक बेकार अपंग है जो साधना नहीं कर सकता। कार्तिक ने जो प्रहार किया वह जबरदस्त था और अर्जित क्षेत्र के 6ठे स्तर के साधक को भी प्रतिक्रिया करने का मौका का नहीं मिला और वह बेरहमी से मारा गया। क्या तुम जानना चाहते हो? कार्तिक अचानक आगे झुका और मासूमियत से मुस्कुराया। दोनों लगभग आमने सामने थे। माल्याज ने अनजाने में सिर हिलाया। जानना चाहा कि यह निकम्मा अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। मैं आपको क्यों बताऊं? उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसने अचानक अपने हाथ में पकड़ा हुआ लंबा चाकू माल्याज के पेट के निचले हिस्से में घुसा दिया, जिससे खून बहने लगा। माल्याज की मौत हो गई और वह भी बहुत ही अन्यायपूर्ण मौत। कुछ ही पल पहले उसकी मासूम मुस्कान उसे ऐसा महसूस करा रही थी जैसे वह बसंत की हवा का आनंद ले रहा हो। लेकिन जब उसे लगा कि वह बच सकता है, तभी एक लंबा चाकू उसके शरीर में घुस गया। चाकू की नोक दीवार में धंस गई, लेकिन माल्याज का शरीर काफी देर तक नीचे नहीं गिरा। यह तब तक नहीं हुआ जब तक कि अगला व्यक्ति पेशाब करने के लिए अंदर नहीं आया और उसने एक तेज चीख मारी, जिससे कई राहगीर चौंक गए और उन्हें एहसास हुआ कि वहां कोई मर गया है। कार्तिक ने उन लोगों पर कोई दया नहीं दिखाई जो उसे मारना चाहते थे। कार्तिक के सामने जैन परिवार वेपन शॉप लिखा दिखाई दिया। बिक्री क्षेत्र 1000 वर्ग मीटर से ज्यादा जगह में फैला हुआ था। आमतौर पर इस समय हथियार की दुकान ग्राहकों से गुलजार रहती थी, लेकिन आज थोड़ा अजीब था। ग्राहक कम ही थे और पूरा बिक्री हॉल सुनसान लग रहा था। संभवतः दोषपूर्ण उत्पादों के कारण ही
जैन परिवार की हथियार उद्योग में स्थिति गिर गई। जैन परिवार हथियार बेचकर अपनी आजीविका चलाता था और इस उद्योग के खत्म होने से उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हॉल में प्रवेश करते ही दोनों तरफ की दीवारों पर तलवारों और कृपाणों सहित कई हथियार प्रदर्शित दिखाई देते हैं। जैन परिवार कुछ कम प्रचलित हथियार भी बना सकता है, जैसे जज पेन, छिपे हुए डार्ट और पाइप। युवा स्वामी, आप यहां क्यों आए हैं? ग्राहक कम थे और कई नौकर अपनी मेजों पर झुके हुए थे, आधी नींद में। अचानक एक युवक आया और बिना किसी तिरस्कार के गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इससे कार्तिक थोड़ा असहज हो गया। आमतौर पर जैन परिवार का हर नौकर उसे घृणा से देखता, मानो वह कोई कूड़ा हो। मैं एक लंबी तलवार बनाना चाहता हूं, क्या कोई अतिरिक्त भट्ठी है? उसने दीवार पर टंगी लंबी तलवार पर नजर डाली। यह उसकी शैली नहीं थी। उसे एक तेज पतली तलवार पसंद थी जिसका वजन उसके अनुकूल हो और एक सुडौल आकार खास तौर पर जरूरी था। पिछले कुछ दिनों से काम धंधा मंदा चल रहा है। हथियार बनाने वाले सभी कारीगर छुट्टी पर हैं और 1 दर्जन से ज्यादा भट्टियां बंद पड़ी हैं। अगर आपको कोई हथियार चाहिए, युवा कारीगर, तो आप यहां से चुन सकते हैं। उस युवक का नाम प्रणीत था, जो एक प्रशिक्षु हथियार परिशोधक था। उसके पिता जैन परिवार के लिए काम करते थे और उनके प्रति बेहद वफादार थे। कार्तिक को बातचीत के जरिए उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पता चला। उसने सिर हिलाया। दीवार पर लगी लंबी तलवारें सभी तेज, ज्यादातर भारी और पावर टाइप की थीं। हालांकि 2 हंस पंख वाली तलवारें भी थीं जो बहुत हल्की थीं। प्रणीत, तुम्हें सो जाना चाहिए। तुम एक निकम्मे आदमी से इतनी बातें क्यों कर रहे हो? नींद में डूबे नौकरों और दुकानदार ने अपनी नींद भरी आंखें खोली। दुकानदार नदीम 10 साल से भी ज्यादा समय से जैन परिवार के लिए काम कर रहा था और कार्तिक के बारे में सब कुछ जानता था। पफ! उसके आसपास नीले वस्त्र पहने कई नौकर भी उसकी हंसी में शामिल हो गए। उनकी आंखें उपहास से भरी हुई थीं। कार्तिक भाव शून्य बने रहे, आसपास के उपहास और व्यंग्य से अप्रभावित रहे। युवा स्वामी, उनकी परवाह मत कीजिए, वे बस थोड़े तीखे जबान वाले हैं। प्रणीत को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार उन्हें जैन परिवार से तनख्वाह मिल रही थी और उनके लिए जैन परिवार के दामाद के साथ ऐसा व्यवहार करना अनुचित था। जब प्रणीत और उनका बेटा पहली बार कांगड़ा शहर पहुंचे तो जैन परिवार ने ही उन्हें अपने यहां रखा और उनके मन में जैन परिवार के प्रति केवल कृतज्ञता का भाव था। उन्होंने सिर हिलाया। प्रणीत के बारे में उनकी धारणा मजबूत होती गई। वह वास्तव में एक आशाजनक प्रतिभा थे। मेरे साथ अंदर आओ, मैं खुद एक हथियार बनाना चाहता हूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कार्तिक हथियार शोधन कक्ष की ओर चल पड़ा और प्रणीत के पास उसके पीछे चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। उनके पीछे से उपहासपूर्ण आवाजें आ रही थीं। कार्तिक पहले भी हथियार शोधन कक्ष में आ चुका था, जब जयंत ने उसे हथियार शोधन की कला सीखने के लिए जबरदस्ती अंदर आने को कहा था। परिणाम, उसने हथियार शोधन कक्ष को लगभग उड़ा दिया था और उसके बाद कभी उसमें पैर नहीं रखा। मास्टर नदीम, क्या हमें उसे रोकना चाहिए? अगर वह परेशानी पैदा करेगा तो हम सब फंस जाएंगे। कई नौकर इकट्ठे हो गए और फुसफुसाने लगे। उसे तमाशा बनाने दो, ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। इतना कहकर नदीम फिर से ऊँघने लगा। बिना कारोबार के जैन परिवार ज्यादा से ज्यादा 1 महीने ही टिक सकता था। उसके बाद सभी हथियार कार्यशालाएं दिवालियां हो गईं। युवा स्वामी, आप किस प्रकार का हथियार बनाना चाहते हैं? मुझे बनाने दीजिए। जब भट्ठी जलाई जाती है तो अंदर जो जलता है वह साधारण कोयला नहीं होता, बल्कि एक काला अयस्क होता है जिसका प्रज्वलन बिंदु बहुत अधिक होता है, जो कठोर लोहे के टुकड़ों को आसानी से पिघला सकता है। प्रणीत ने भट्ठी जलाई और आगे बढ़ा। हालांकि वह अभी भी एक प्रशिक्षु था, वह साधारण हथियार बना सकता था। हालांकि वे थोड़े कच्चे थे। प्रणीत, क्या आप एक मास्टर हथियार परिशोधक बनना चाहते हैं? कार्तिक ने उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले उल्कापिंड लोहे के कई टुकड़े उठाए, उन्हें मेज पर रखा और अचानक प्रणीत से एक प्रश्न पूछा। जैन परिवार बहुत मुश्किल में है।
अपनी हथियार शोधन कार्यशाला खो देने के बाद उसकी हैसियत गिर जाएगी। वह एक दूसरे दर्जे का परिवार बन जाएगा और जल्द ही बाकी 3 उसे निगल जाएंगे। जयंत ने उसे जीवन में दूसरा मौका दिया था और जैन के दामाद के रूप में वह चुपचाप खड़ा होकर कुछ नहीं कर सकता था। हथियार परिशोधकों को पारंपरिक तरीके से प्रशिक्षित करना बहुत धीमा है। जब तक जैन परिवार संभलेगा तब तक उनका सफाया हो चुका होगा। एक बार बाजार हिस्सेदारी खो जाने पर उसे पुनः प्राप्त करना लगभग असंभव है। युवा मास्टर, आप मजाक कर रहे हैं। मैं हथियार बनाने वाला मास्टर बनने का सपना देखता हूं। व्यापार में मंदी थी और सभी हथियार शोधन विशेषज्ञों ने प्रशिक्षुओं सहित छुट्टी ले ली थी। केवल प्रणीत ही रोजाना आने के लिए दृढ़ था। इसी लगन के लिए वह कार्तिक के प्रशिक्षण के योग्य था। अब आपके सामने एक अवसर है। मैं आपको एक कुशल हथियार परिशोधक बनने में मदद कर सकता हूं। कार्तिक हमेशा के लिए कांगड़ा शहर में नहीं रह सकता था। दिव्यात्मा अमर क्षेत्र उसका अंतिम लक्ष्य था। युवा स्वामी, कृपया मुझे तंग करना बंद करें। आप क्या परिष्कृत करना चाहते हैं? मैं आपकी मदद करूंगा। प्रणीत ने मजाक में कहा। पिछली बार जब कार्तिक आया था तो उसने इतना हंगामा मचाया था कि हथियार बनाने की कार्यशाला कई दिनों तक नहीं खुल पाई थी। वह उसे फिर से हथियार बनाने की इजाजत कैसे दे सकता था? कार्तिक ने उस पर कोई जोर नहीं डाला। सबकी नजरों में वह हमेशा से ही एक निकम्मा इंसान था। अगर कोई और होता तो शायद उसे भी यकीन न होता। करनी शब्दों से ज्यादा बोलती है। प्रणीत, आग पर नियंत्रण रखो। अचानक कार्तिक के शरीर से एक अवर्णनीय आभा निकली। उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से दृढ़ हो गईं और उसने उल्कापिंड के लोहे का एक टुकड़ा निकाला और उसे भट्ठी में फेंक दिया। प्रणीत ने देर न की। उसने अपने हांडी हाथ से धौंकनी को हवा दी और भट्ठी के अंदर का काला अयस्क झुलसा देने वाली लपटें छोड़ने लगा। तापमान बहुत ज्यादा था, इसलिए उसे अपने बाहरी कपड़े उतारने पड़े। हथियार बनाने के लिए पहला कदम उल्कापिंड के लोहे को पिघलाना, उसे एक सांचे में डालना और उसे बनाना है। औजारों की कारीगरी 3 चरणों में विभाजित है। सबसे निचले स्तर को 10 गुना परिष्करण कहा जाता है, जो कुछ साधारण औजारों के लिए होता है। दूसरा प्रकार 100 गुना परिष्कृत है, जो ज्यादा कठिन है। सबसे कठिन है 1000 शोधन तकनीक। पूरे कांगड़ा शहर में एक भी हथियार शोधक 1000 शोधन तकनीक तक नहीं पहुंच सकता है। 100 बार परिष्कृत होने के बाद परिष्कृत लोहा अपना आकार ले लेता है। उसे दोबारा पिघलाना बहुत मुश्किल होता है। अगर वह सफलतापूर्वक पिघल भी जाए तो सांचे में डालने के बाद उसकी कठोरता बढ़ जाती है, जिससे आम लोगों के लिए उसे गढ़कर मनचाहा आकार देना असंभव हो जाता है। बाजार में अधिकांश हथियार अभी भी 100 गुना परिष्कृत अवस्था में हैं। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। जैन परिवार के पास हथियार बनाने का एक अनोखा तरीका है, जिससे साधारण हथियार और भी तेज हो सकते हैं। यही मुख्य कारण है कि जैन परिवार के हथियार हमेशा से लोकप्रिय रहे हैं। कार्तिक को साधारण परिष्कृत हथियारों की परवाह नहीं थी। वह स्वयं सबसे अच्छी तलवार बनाना चाहता था। उल्कापिंड के लोहे को पिघलने में कुछ समय लगेगा। कार्तिक सांचे के पास गया, लेकिन ज्यादातर सांचे तलवारें और चाकू थे। वह आकार नहीं जो वह चाहता था। उसे खुद एक नया सांचा तराशना था। उसने अपने औजार निकाले और मन में बनाए गए पैटर्न के अनुसार एक अगरबत्ती के जलने जितना समय लगाकर एक लंबा चाकू का सांचा बनाया। तब तक भट्ठी में मौजूद उल्कापिंड का लोहा लगभग पिघल चुका था और कुछ लाल गर्म पिघला हुआ लोहा भट्ठी के किनारे पर छलक आया था। प्रणीत की बांह पर लगे कई जलने के निशान इसी पिघले हुए लोहे के कारण थे। युवा स्वामी, इसमें उल्कापिंड का लोहा बहुत ज्यादा है। यह 3 लंबी तलवारें बनाने के लिए काफी है। मैंने बहुत समय पहले सुना था कि कार्तिक एक कुख्यात लुटेरा था और आज उसे देखकर यह बात सच साबित हुई। उल्कापिंड का इतना लोहा पिघल गया कि प्रणीत को बहुत दुख हुआ। यह 3 हथियार बनाने के लिए काफी होता। तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हें मेरे हथियार बनाने की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड करनी होगी। यह भविष्य में तुम्हारे काम आएगी। सारा पिघला हुआ लोहा सांचे में डाला गया, फिर ठंडे पानी में ठंडा किया गया, फिर उसे बैल के सींग के लोहे के ब्लॉक पर रखा गया। कार्तिक,
जिसका ऊपरी शरीर नंगा था, शरीर को ठंडा करने वाले तरल में भीगा हुआ था और जिसमें अपार शारीरिक शक्ति थी। उसके हाथ में 100 पाउंड का हथौड़ा था, जबकि प्रणीत के हाथ में 10 पाउंड का हथौड़ा था। दा दा दा, एक के बाद एक व्यक्ति ने बार बार उस अधूरे चाकू को तोड़ दिया। 100 बार कूटने के बाद चाकू को भट्ठी में डालें और उसे गर्म करते रहें, गूंधते रहें, बाहर निकालें और फिर कूटें। प्रणीत बार बार अविश्वास से सदमे और स्तब्धता की स्थिति में पहुंच रहा था। इस पल अपनी भावनाओं को बयां नहीं कर पा रहा था। उनके दामाद ने हथियार बनाने का हुनर किससे सीखा? आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया। कार्तिक ने अथक परिश्रम करते हुए चाकू को 1 मीटर से भी अधिक लंबाई से घटाकर लगभग आधा मीटर कर दिया है, जिससे इसकी सटीकता 10 गुना बढ़ गई है। युवा स्वामी, हम इसे और नहीं गढ़ सकते। हम पहले ही 100 गुना गढ़ने की सीमा पार कर चुके हैं। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो ब्लेड कभी आकार नहीं ले पाएगा और निश्चित रूप से कबाड़ में मिल जाएगा। प्रणीत को उन कुछ उत्तम उल्कापिंड लोहे के टुकड़ों के लिए खेद महसूस हुआ। यह इतना बेकार था कि उन्हें पहले ही 100 से अधिक बार परिष्कृत किया जा चुका था और उन्हें गढ़ना ज्यादा उपयोगी नहीं होगा। चिंता मत करो, कार्तिक ने उसे आश्वासन दिया। मुझे पता है क्या करना है। प्रणीत के पास आधा अधूरा चाकू वापस भट्ठी में डालने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे धौंकनी चलानी पड़ी। कोई खुली लौ नहीं थी, लेकिन काले अयस्क से फुफकारने की आवाज आई और चाकू एक बार फिर लाल लाल हो गया। प्रणीत, इसे खाओ। इसके बाद जो हुआ वह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। 1 घंटे तक लगातार प्रशिक्षण के बाद प्रणीत की सच्ची ऊर्जा गंभीर रूप से समाप्त हो गई थी। कार्तिक ने एक आध्यात्मिक सार की गोली निकाली और उसे निगलने दिया। अब से एक पल के लिए भी रुकना नहीं है। जरा सी भी चूक हुई तो सारी पिछली मेहनत बेकार हो जाएगी। यह कैसी दवा है? इसकी सुगंध कितनी तीव्र है। प्रणीत इतने उच्च स्तरीय अमृत खरीदने में सक्षम नहीं था और उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। वह अपने दामाद की बात समझ नहीं पा रहा था। बस इसे खा लो। कार्तिक ने भी एक टुकड़ा निकाला और एक ही निवाले में खा लिया। उसकी क्षीण हुई सच्ची ऊर्जा तुरंत बहाल हो गई और वह पूरी ताकत से भर गया। उसने अर्जित क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंचने की हल्की सी प्रवृत्ति भी दिखाई, जो एक अच्छा संकेत था। जैसे जैसे उसकी असली ऊर्जा लगातार कम होती जा रही थी, उसकी शुद्धता हर संपीड़न के साथ बढ़ती जा रही थी। कार्तिक अपने साधना स्तर को तोड़ने के लिए अनिच्छुक था और इस शरीर से क्षमता की आखिरी बूंद तक निचोड़ने के लिए दृढ़ था। आध्यात्मिक सार की गोली निगलने के बाद प्रणीत को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर कोमल धूप में नहा गया हो और उसे पूरी तरह से आराम महसूस हो रहा था। जैसे ही वह अर्जित क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंचा, उसने छटकने की आवाज सुनी, जिससे वह बहुत खुश हुआ। इस छोटी सी गोली ने उसकी महीनों की मेहनत को कम कर दिया था। वह लंबे समय से अर्जित क्षेत्र के 5वें स्तर पर बिना किसी अवसर के अटका हुआ था। यह सफलता एक स्वाभाविक प्रगति थी। आध्यात्मिक सार की गोली के बिना वह ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन में ही सफलता प्राप्त कर लेता। धन्यवाद दामाद जी। प्रणीत ने गहराई से झुककर, लगभग घुटनों के बल झुककर प्रणाम किया। प्रणीत के प्रति उसका आदर पहले स्वामी सेवक के रिश्ते से उपजा था, लेकिन इस बार यह आदर उसके हृदय से निकला था। इसके बाद हमें एक अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय के बराबर बिना एक पल भी रुके लगातार आगे बढ़ना होगा। मुझे चिंता है कि आपकी सहन शक्ति साथ नहीं दे पाएगी, जिससे आपके अर्जित क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाएगी। प्रणीत को यह समझाने के बाद कि अर्जित क्षेत्र में 1000 शोधन हथियार बनाना अत्यंत कठिन है, कार्तिक ने हथियार पर आत्मा के पैटर्न अंकित करने की योजना बनाई ताकि उसे आध्यात्मिकता से भर दिया जा सके, जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। अर्जित क्षेत्र में रहने वाले लोग साधारण हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें ज्यादातर 100 बार परिष्कृत किया जाता है। सहज क्षेत्र में पहुंचने पर उनकी वास्तविक ऊर्जा में वृद्धि होती है और साधारण हथियार ज्यादा वास्तविक ऊर्जा सहन नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें आध्यात्मिक हथियारों की जरूरत होती है।
कांगड़ा शहर में कोई भी आध्यात्मिक हथियारों को परिष्कृत नहीं कर सकता। केवल शाही राजधानी शहर में ही ऐसा करने में सक्षम हथियार परिशोधक हैं। इनमें से प्रत्येक जादुई कलाकृतियां अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हैं और पूरे कांगड़ा शहर में 5 से अधिक जादुई कलाकृतियां नहीं हैं। चाकू गहरा लाल हो गया और कार्तिक ने जल्दी से उसे बाहर निकाला। नक्काशीदार चाकू पकड़े हुए उसने ब्लेड पर अजीबोगरीब आकृतियां उकेरी, जिससे प्रणीत हक्का बक्का रह गया। इस समय कार्तिक मानो किसी देवता के वशीभूत हो गए हों। उनकी हर हरकत सहज और सुंदर थी। उनकी तलवार के हर वार के साथ धार पर एक जीवंत निशान बन जाता था और अभी भी अधूरी तलवार से एक हल्की आध्यात्मिकता झलक रही थी। एक हथियार परिशोधक प्रशिक्षु होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिकता के महत्व को जानता है। आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हथियारों को परिष्कृत करना पूरे कांगड़ा शहर में छा जाने के लिए पर्याप्त है। प्रणीत को पूजा करने की इच्छा हुई। उसका दाहिना हाथ कांपने लगा और उसके हाथ में रखा हथौड़ा लगभग गिरकर उसके अपने पैर पर जा लगा। शुरू करना। अर्जित क्षेत्र के 5वें स्तर पर सच्ची ऊर्जा सीमित होती है। कार्तिक अधिकतम 10 स्पिरिट पैटर्न ही बना सकता है, जो उसकी सीमा है। स्पिरिट हथियार के स्तर तक पहुंचने के लिए उसे 100 स्पिरिट पैटर्न बनाने होंगे। हालांकि उसका क्षेत्र इतना कम है कि वह अंत तक टिक नहीं सकता, इसलिए उसे हार माननी पड़ती है। प्रणीत ने हथौड़े को जोर से नीचे पटका और एक जोरदार झटके ने हथौड़े को उसके हाथ से लगभग दूर फेंक दिया। स्पिरिट पैटर्न से मजबूत होने के बाद अधूरा ब्लेड अनगिनत गुना ज्यादा सख्त हो गया था। कार्तिक ने 100 पाउंड का हथौड़ा जोर से पटका। चारों तरफ चिंगारियां उड़ी। प्रणीत ने जल्दी से खुद को संभाला, ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की और पूरी तरह से हथियार बनाने में लग गया। यह अब तक का उसका सबसे बेहतरीन हथियार है। अगर यह कामयाब रहा तो यह उसके हथियार बनाने के कौशल में एक गुणात्मक छलांग होगी और हो सकता है कि वह एक माहिर हथियार बनाने वाला विशेषज्ञ भी बन जाए। दा दा दा। हथियार शोधन कक्ष में तेज आवाजों की एक श्रृंखला गूंज रही थी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही कार्तिक की तलवार एक महत्वपूर्ण क्षण पर थी, हथियार शोधन कार्यशाला में बिन बुलाए मेहमानों का एक समूह आ पहुंचा, जो खतरनाक लोगों का एक समूह था। अपने मैनेजर को बाहर लाओ। तुम्हारे जैन परिवार ने हमें घटिया हथियार बेचे हैं, जिसकी वजह से हमारे कई भाई पहाड़ों में मारे गए। अगर तुम्हारा जैन परिवार आज हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं देता तो हम हथियार शोधन कार्यशाला को तहस नहस कर देंगे। कुल 10 लोग थे, सभी खूंखार और खतरनाक, और उनमें से हर एक काफी शक्तिशाली था। सभी अर्जित क्षेत्र के 8वें स्तर पर थे। वे कांगड़ा शहर के एक भाड़े के सैनिक समूह होने चाहिए। वे जीवन और मृत्यु के बीच झूलते रहते हैं। राक्षसी जानवरों का शिकार करने और सोने के सिक्के कमाने के लिए उनके आंतरिक अंगों को निकालने के लिए पहाड़ों में जाते हैं। जैन परिवार के 30% हथियार इन भाड़े के समूहों को बेचे जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके हथियारों की भारी खपत होती है। मैं यहां का प्रभारी हूं। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? नदीम खड़ा हुआ और उनका अभिवादन करने के लिए दौड़ा, जबकि अन्य नौकर भी अपनी नींद भरी आंखें खोलते हुए उठ खड़े हुए। तुम अपने आप को क्या समझते हो, जो अपने जैन परिवार को फैसले लेने देते हो? नदीम के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा पड़ा, जिससे वह उछलकर काउंटर से टकरा गया। उसने मुंह में खून उगल दिया और उसका आधा चेहरा सूज गया। ये लोग बहुत दबंग थे। ये तुरंत लोगों को चोट पहुंचाने लगे। नदीम पिटाई से हक्का बक्का रह गया। वह लड़खड़ाता हुआ जमीन से उठा। जैन परिवार की हथियार कार्यशाला में इस तरह की खुली गुंडागर्दी पहले कभी नहीं हुई थी। तुमने हद पार कर दी है। जैन परिवार की कार्यशाला में इस तरह हंगामा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नौकर चाकर तुरंत बहस करने के लिए दौड़े। जैन परिवार ने वर्षों के व्यापार में अपनी प्रतिष्ठा बनाई थी और ये भाड़े के सैनिक सरेआम उनकी इज्जत पर थप्पड़ मार रहे थे। लानत है, इन सबको अपाहिज बना दो और देखो कि जैन परिवार का प्रबंधक खुद बाहर आता है या नहीं। इस हमलावर समूह का नेतृत्व एक भाड़े का कप्तान कर रहा था, जिसके चेहरे पर एक लंबा निशान था।
उसे स्कारफेस टाइगर के नाम से जाना जाता था, एक निर्दयी और क्रूर आदमी। उन्हें जैन परिवार को खुलेआम चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? जैन परिवार के मुखिया आत्मा शुद्धिकरण क्षेत्र में हैं और यहां जन्मजात क्षेत्र के कई उपयाजक भी मौजूद हैं। साफ था, कुछ तो गड़बड़ थी। सभी भाड़े के सैनिक आगे बढ़े, लात घूंसे बरसाए, जिससे कार्यशाला में भारी अफरा तफरी मच गई। दीवारों पर टंगे हथियार धड़ाम से नीचे गिरे और जमीन पर बिखर गए। लड़ाई की आवाज सुनकर राहगीरों की एक बड़ी भीड़ दौड़ कर आई, चारों ओर जमा हो गई और कानाफूसी करने लगी। क्या स्कारफेस टाइगर का दिमाग फिर गया है? जैन परिवार की दुकानों पर खुलेआम तोड़फोड़ कर रहा है? क्या वह मौत को दावत दे रहा है? स्कारफेस और उसके सैनिकों की हरकतों पर भीड़ में हैरानी की फुसफुसाहटें गूंज उठीं। कार्यशाला अस्त व्यस्त हो गई। नदीम और कई अन्य नौकर मैनेजर दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़े थे। उनके शरीर घावों से लथपथ थे। जैन परिवार का बुरा वक्त चल रहा है। पिछले कुछ सालों में त्रिवेदी परिवार ने उनके लगभग सभी कुशल हथियार परिशोधकों को अपने साथ मिला लिया है, जिससे उनका कारोबार लगातार गिरता जा रहा है। हर तरफ आहें गूंज रही थीं। कांगड़ा शहर का उत्थान और पतन यही था, कुछ ऊपर उठते तो कुछ नीचे गिरते। इन्होंने यह सब खुद बुलाया है। मैंने सुना है त्रिवेदी परिवार शादी के लिए तैयार था, लेकिन जयंत ने इनकार कर दिया क्योंकि वह कश्यप परिवार से किए गए अपने वादे को निभा रहे थे और वह अपनी इतनी सुंदर बेटी की शादी एक निकम्मे से करने को तैयार थे। जैन परिवार की सबसे बड़ी बेटी मानसी की सुंदरता पूरे कांगड़ा शहर में मशहूर थी। उसकी अद्वितीय खूबसूरती की चर्चा पूरे महान पथ राजवंश में लंबे समय से हो रही थी। ऐसी अद्भुत सुंदरी ने एक निकम्मे खर्चीले व्यक्ति से विवाह किया जो एक मुर्गी भी नहीं मार सकता था और अपना दिन अय्याशी में बिताता था। यह जानकर अनगिनत प्रतिभाशाली युवक आहें भरते और दुनिया के अन्याय पर अफसोस जताते थे। स्कारफेस टाइगर ने लोगों को घायल करने के बाद भी वहां से जाने की जहमत नहीं उठाई। वह बेपरवाही से अंदर बैठा रहा, जैन परिवार के प्रबंधक का इंतजार कर रहा था। किसी ने पहले ही भागकर जैन परिवार को तुरंत किसी को भेजने की सूचना दे दी थी। हथियार बनाने का कमरा, वह निर्णायक क्षण आ चुका था। लंबी तलवार लगभग पूरी हो चुकी थी। प्रणीत अपनी सारी ताकत गंवा बैठा और भारी होकर जमीन पर बैठ गया। क्लांग! अंतिम हथौड़े के प्रहार ने तलवार से टकराकर एक स्पष्ट तेज ध्वनि पैदा की जो पूरे कमरे में गूंज उठी। यह पहली बार घड़ी गई है, इसीलिए इसकी खामियां इसकी समग्र गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करेंगी। कुछ मामूली दोषों से तलवार की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कार्तिक तलवार से पूरी तरह संतुष्ट था। तलवार का ब्लेड 2 फुट लंबा, 3 अंगुल चौड़ा और 70 किलो वजन का था। इतनी छोटी तलवार इतनी भारी थी, जिसका मुख्य कारण था कि इसे 1000 बार परिष्कृत किया गया था, जिससे परिष्कृत लोहे का घनत्व 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया था। चाकू ज्यादा लंबा नहीं था, आसानी से ले जाने के लिए इसका आकार घुमावदार था। इसकी धार से एक तीक्ष्ण आभा निकल रही थी। आप एक बाल उखाड़ सकते हैं, हल्का सा काट सकते हैं और बाल बीच से अलग हो जाएगा। यह हवा में बाल उड़ाने जितना आसान था। क्या तेज तलवार है! युवा स्वामी, क्या यह सचमुच पहली बार है जब आप हथियार बना रहे हैं? प्रणीत की आंखें प्रशंसा से भर गईं। वह खड़ा हुआ और कार्तिक के साथ तलवार बनाने में शामिल हो गया था। परिणाम अविश्वसनीय था। उन्होंने अपना पहला 1000 गुना परिष्कृत हथियार बना लिया था। अगर यह बात फैल गई तो कांगड़ा शहर में भूचाल आ जाएगा। प्रणीत, तुम्हें याद है मैंने अभी तुमसे क्या कहा था? क्या तुम एक कुशल हथियार परिशोधक बनना चाहते हो? कार्तिक ने लाल कपड़े का एक टुकड़ा निकाला, उसमें लंबा चाकू लपेटा, उसे अपने हाथ में पकड़ा और गंभीरता से प्रणीत से पूछा, युवा गुरु, नहीं गुरु, मैं आपका शिष्य बनने को तैयार हूं। प्रणीत ने तुरंत घुटनों के बल बैठकर कार्तिक से अपना शिष्य बनने का अनुरोध किया। आश्चर्यजनक रूप से कार्तिक ने मना नहीं किया। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। यह बात सिर्फ हम दोनों तक ही रहेगी। आज जो हुआ उसे किसी को मत बताना। जैन परिवार को तुम जैसे वफादार की जरूरत है। अब से जब कोई बाहर से आए तो मुझे दामाद कहना।
एक प्रतिष्ठित अमर सम्राट कार्तिक ने एक नश्वर को अपना शिष्य बनाया। हालांकि इससे उनका रुतबा कम हो गया, फिर भी जैन परिवार की भलाई के लिए उन्हें कुछ काम करने पड़े। जैन परिवार को एक कुशल हथियार परिशोधक की सख्त जरूरत थी और प्रणीत जैसा वफादार व्यक्ति इसके लिए एकदम सही था। हाँ गुरुजी, मैं गारंटी देता हूं कि एक भी जानकारी लीक नहीं होगी। प्रणीत उत्साह से खड़ा हो गया। उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि उसका दामाद दूसरों को धोखा देने के लिए प्लेबॉय होने का नाटक कर रहा होगा। दरअसल वह बहुत शक्तिशाली था। उसने अभी जो हथियार बनाने की तकनीक इस्तेमाल की थी वह पूरे महान पथ राजवंश में बेजोड़ थी। वह बस यह नहीं समझ पा रहा था कि वह इतना शक्तिशाली होते हुए भी इतना गुमनाम क्यों रहता था। अपने सार रक्त की एक बूंद निचोड़ो। जल्द ही प्रणीत ने सार रक्त की एक बूंद निचोड़ी जो हवा में तैरने लगी। कार्तिक ने हाथ की मुद्राएं बनाई और उसमें अजीब से निशान डाले। सार रक्त से हल्की चमक निकली। प्रणीत का चेहरा सदमे से स्वीकृति में बदल गया। आज के दृश्य ने उसकी समझ को पूरी तरह उलट दिया था। जाओ! एक झटके के साथ सार रक्त प्रणीत के माथे में समा गया। एक अत्यंत विचित्र घटना। मैंने रक्त सार की इस बूंद में कुछ हथियार बनाने की तकनीकें सील कर दी हैं। 3 दिनों के भीतर मैं आध्यात्मिकता के साथ पहला हथियार बनाने का प्रयास करूंगा। कार्तिक ने अर्थपूर्ण ढंग से समझाया कि उसे अभी साधना करनी है और हथियार बनाने का समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वह इसे प्रणीत को सौंप सकता है और उसे प्रशिक्षण के लिए कुछ और भरोसेमंद लोग ढूंढने दे सकता है। जैन परिवार की हथियार कार्यशाला जल्द ही प्रमुखता हासिल कर लेगी। कार्तिक ने त्रिवेदी परिवार के हथियार देखे थे। उनमें किसी भी प्रकार की आध्यात्मिकता नहीं थी और वे जैन परिवार की शोधन विधियों का उपयोग करके बनाए गए थे। एक बार आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हथियार बाजार में आ जाएंगे तो जैन परिवार के हथियार निश्चित रूप से धड़ाधड़ बिकेंगे और खोई हुई बाजार हिस्सेदारी शीघ्र ही वापस मिल जाएगी। आध्यात्मिकता का समावेश करने से हथियार का स्तर काफी बढ़ जाता है और सामग्री भी महंगी नहीं होती। बस कुछ आध्यात्मिक ऋण जोड़ने की जरूरत होती है। कांगड़ा शहर में एक भी आध्यात्मिक ऋण गुरु नहीं था। हाँ गुरुजी, मैं तुरंत अपनी समझ शुरू करूंगा। प्रणीत रोमांचित हो गया और तुरंत बैठ गया। उसका दिमाग हथियार बनाने के ज्ञान से भर गया। तो फिर तुम यहां धीरे धीरे इस पर विचार कर सकते हो। जब तुम्हारे पास समय हो तो मेरे लिए एक म्यान बना देना। तुम्हें इसके आयाम पता है। कार्तिक ने अपनी बात खत्म की और मुड़कर चला गया। दरअसल एक और राज था। उसने अपने खून में जो हाथ का निशान डाला था उसमें एक अनुबंध सील लगी थी। अगर प्रणीत ने जैन परिवार को धोखा देने की हिम्मत की तो वह इस सील से उसकी जान ले सकता था। कार्तिक ने यह बात जोर से नहीं कही। वह अभी भी प्रणीत पर भरोसा करता था। हॉल में शोर बढ़ता ही जा रहा था। जैन परिवार के लोग आ चुके थे। इधर उधर बिखरे हथियारों और घायल मैनेजर को देखकर जो प्रबंधक वहां आया था वह गंभीर हो गया। डीकन नीव पास ही किसी काम से आए थे। उनके साथ एक और महिला थी, एक दुबली पतली महिला जिसका चेहरा नीले रंग के कपड़े से ढका हुआ था। यह कोई और नहीं बल्कि कार्तिक की पत्नी मानसी थी। स्कारफेस टाइगर जैन परिवार की हथियार कार्यशाला में किसी को घायल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डीकन नीव तेजी से चिल्लाया। ये लोग बहुत दबंग हैं। ये वास्तव में जैन परिवार को गंभीरता से नहीं लेते। आपके जैन परिवार ने हमें जो हथियार बेचे थे उनमें गंभीर गुणवत्ता की समस्या थी, जिसके कारण सनसेट पर्वतों में मेरे 2 भाइयों की मौत हो गई। बताइए, आप इस हिसाब को कैसे चुकाना चाहते हैं? निश्चित रूप से आपका जैन परिवार इससे इनकार नहीं करेगा। स्कारफेस टाइगर ने अपने हाथ से टूटी हुई तलवार निकाली और उसे डीकन नीव के सामने फेंक दिया ताकि वह स्वयं उसकी जांच कर सके। शू परिवार के हथियारों में गड़बड़ी की खबर पूरे कांगड़ा शहर में फैल चुकी थी। पिछले कुछ दिनों से लोग सामान लौटा रहे थे और जैन परिवार उन्हें मूल कीमत पर वापस कर रहा था। कोई भी परेशानी खड़ी करने नहीं आया था। डीकन नीव ने भौहें चढ़ाईं। अगर स्कारफेस टाइगर सही था तो मामला वाकई मुश्किल था।
जैन परिवार के हथियारों की वजह से किसी की मौत जैन परिवार की प्रतिष्ठा पर गहरा असर डालेगी और शायद उनका पतन भी हो जाए। अगर हमारे जैन परिवार के हथियारों से कोई हताहत हुआ है तो हमारा जैन परिवार जांच करेगा और आपको संतोषजनक जवाब देगा, लेकिन आपने हमारे लोगों को घायल करके बहुत आगे बढ़ गए हैं। जैन परिवार मामले को और बढ़ाना नहीं चाहता था और उम्मीद कर रहा था कि स्कारफेस टाइगर कोई स्पष्टीकरण देगा। मामले की अभी पूरी जांच नहीं हुई थी और यह देखना बाकी था कि क्या यह जैन परिवार के हथियारों की वजह से हुआ था। मेरा भाई मर गया। हमने तुम में से कुछ लोगों को ही घायल किया है। क्या तुम सबको लगता है कि हम हद पार कर गए? स्कारफेस टाइगर खड़ा हो गया। उसकी नजरें तेज और खतरनाक थीं। जब उसने मानसी को घूरा, उसने सुना था कि वह महान पथ राजवंश की सबसे खूबसूरत महिला थी और बहुत कम लोगों ने उसका असली चेहरा देखा था। वह बाहर जाते समय हमेशा घूंघट पहने रहती थी। यह कोई अति नहीं है। जैन परिवार को स्पष्टीकरण देना होगा। कुछ लोगों ने भी इसी भावना को दोहराया और कहा कि हथियार दूसरे जीवन की तरह हैं। जीवन और मृत्यु का मामला है और इनसे समझौता नहीं किया जा सकता। डीकन नीव का चेहरा पीला पड़ गया और वह गुस्से से कांप उठा। स्कारफेस टाइगर ने जनता को भड़काया था और नैतिकता के ऊंचे धरातल पर खड़े होकर जैन परिवार को मुश्किल में डाल दिया था। यह मत कहो कि मैं तुम्हारे जैन परिवार को मौका नहीं दे रहा हूं। जब तक मिस जैन अपना मुखौटा उतारने को तैयार हैं और सबको उन्हें देखने देंगी, हम हथियारों के बारे में जो कुछ हुआ उसे भूल सकते हैं। स्कारफेस टाइगर ने एक भयावह लहजे में कहा कि वह चाहता है कि मानसी सार्वजनिक रूप से अपना मुखौटा उतार दे। इससे भीड़ में हंगामा मच गया। बहुत से लोग मानसी का असली चेहरा देखना चाहते थे और अनगिनत लोग तुरंत खड़े होकर उसकी बात से सहमत हो गए। स्कारफेस टाइगर का हर शब्द भड़काऊ था। जैसे ही कार्तिक हथियार शोधन कक्ष से बाहर निकले, उन्होंने स्कारफेस टाइगर की बातें सुनी, जिससे उनकी पत्नी को सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा उजागर करने के लिए उकसाया गया था। उसकी आंखों से खूनी इरादे फूट पड़े। मानसी उसकी पत्नी थी। हालांकि वे पति पत्नी नहीं थे, फिर भी वह उसकी वैध पत्नी थी और उसे इस तरह अपवित्र नहीं किया जाना चाहिए था। यह कितना बढ़िया बीती बातें भूल जाइए वाला बयान है। कार्तिक अपनी निगाहें इधर उधर घुमाते हुए बाहर आया और मानसी से नजरें मिलाईं। दोनों ने एक दूसरे को कुछ देर तक देखा और मानसी को उत्सुकता हुई कि वह यहाँ क्या कर रहा है। अंततः कार्तिक की निगाहें स्कारफेस टाइगर पर केंद्रित हो गईं। उसकी निर्मम हत्या की मंशा पूरे कार्यशाला में व्याप्त थी। डीकन नीव आश्चर्यचकित रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कार्तिक हथियार कार्यशाला में होगा। जैन परिवार का दामाद यहां क्या कर रहा है? भीड़ में एक अजीब सी हलचल मच गई। कार्तिक के बारे में इतनी सारी जानकारी थी। एक बिगड़ैल बच्चा, एक लुटेरा, एक निकम्मा। डीकन नीव, क्या हुआ? वह हथियार बनाने में व्यस्त था और उसे पता नहीं था कि हथियार कार्यशाला में क्या हुआ था, इसलिए उसने पूछा। डीकन नीव ने जो कुछ हुआ था उसका पूरा ब्यौरा दिया। पैर के अंगूठे के एक झटके से स्कारफेस टाइगर द्वारा जमीन पर गिराई गई टूटी तलवार कार्तिक के हाथ में आ गिरी। हल्के से झटके के साथ एक तीखी सीटी जैसी आवाज गूंजी, जो जैन परिवार के मुख्य हॉल में उसके द्वारा उठाए गए हथियारों की गूंज से बिल्कुल अलग थी। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। उसकी निगाहें बिना किसी भावना के स्कारफेस टाइगर को भेद रही थीं। क्या आप निश्चित हैं कि यह तलवार जैन परिवार की हथियार की दुकान से खरीदी गई थी? कार्तिक ने सबके सामने सवाल पूछा और वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की निगाहें उन पर टिकी थीं। वह शांत और संयमित थे और उनकी आवाज में एक अनूठापन था, मानो कोई सम्राट अपनी प्रजा से पूछ रहा हो। क्या तुम अंधे हो? चाकू की मूठ पर जैन परिवार का निशान साफ तौर पर उकेरा हुआ है। स्कारफेस टाइगर पूरी तरह से तिरस्कारपूर्ण था। जैन परिवार के दामाद के रूप में उसका नाम व्यापक रूप से जाना जाता था। जैन परिवार के हर हथियार का एक अनोखा निशान होता है जिसे एक नजर में पहचाना जा सकता है। इस लंबी तलवार पर वाकई जैन परिवार का निशान उकेरा गया है। डीकन नीव ने बल प्रयोग करने और स्कारफेस टाइगर को यहां परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं की,
क्योंकि वह हालात को और बिगाड़ना नहीं चाहता था। यह निशान केवल जैन परिवार के उस्ताद कारीगर ही बना सकते हैं। आम लोग इसकी नकल नहीं कर सकते। यहां तक कि मानसी ने भी जब पहली बार चाकू देखा तो उसे यकीन हो गया। डीकन नीव, आप एक दशक से भी ज्यादा समय से जैन परिवार के साथ हैं, इसलिए आपको हथियार बनाने की कला का ज्ञान होना चाहिए। मुझे बताइए, जैन परिवार हथियार बनाने के लिए मुख्यतः किन सामग्रियों का इस्तेमाल करता है? कार्तिक ने अपनी दृष्टि वापस डीकन नीव की ओर घुमाई और उससे जैन परिवार के हथियार बनाने के तरीकों और उनमें प्रयुक्त सामग्री के बारे में बताने को कहा। हमारे जैन परिवार के हथियारों के लिए मुख्य सामग्री जैन परिवार की बैंगनी लौह खदान से निकाली जाती है, जिसे सूर्य से प्राप्त उल्कापिंड के लोहे के साथ मिलाया जाता है। लोहे को तेज आंच पर पकाया जाता है और फिर धीमी आंच पर तपाया जाता है, ताकि हर हथियार 100 गुना परिष्कृत स्टील के स्तर तक पहुंच सके। विशिष्ट विवरण नहीं दिया गया, लेकिन इतनी जानकारी पर्याप्त है। क्या किसी को इस उत्तर के बारे में कोई प्रश्न है? कार्तिक ने भीड़ की तरफ देखा। जैन परिवार के हथियारों के लिए कच्चा माल कोई राज नहीं था और सबने सहमति में सिर हिलाया। युवा मास्टर कार्तिक, ये सब कहने का आपका क्या मतलब है? इसका इस टूटी हुई तलवार से क्या लेना देना है? जैन परिवार के हथियार की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के कारण किसी की मृत्यु हो गई है। क्या आपको इसका स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे आया। वह जैन परिवार की हथियार की दुकान का नियमित ग्राहक था। उसने बहुत कुछ कहा, लेकिन उसका स्कारफेस टाइगर के हाथ में पकड़े टूटे चाकू से कोई लेना देना नहीं था। मानसी चुप रही, चुपचाप कार्तिक को देखती रही। उसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सा भाव दिखाई दे रहा था। बेशक रिश्ता है। कार्तिक ने आगे बढ़कर अपने चारों ओर की शोर भरी आवाजों को रोका और पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। बेटे, मुद्दे पर आओ, मुझे और भी काम है। चलो मुआवजे पर बात करते हैं। स्कारफेस ने अधीरता से कहा। उसकी आंखों में घबराहट की झलक थी। वह दूसरों को तो बेवकूफ बना सकता था, लेकिन कार्तिक को नहीं। उसने हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दिया था। सभी की निगाहें कार्तिक के चेहरे पर टिकी थीं, यह देखने के लिए कि वह कैसे बोलना जारी रखेगा। युवा मास्टर कार्तिक, मुझे दुविधा में रखना बंद करो और मुझे बताओ कि इस टूटी हुई तलवार के साथ क्या हो रहा है। सब लोग बेसब्र हो रहे थे। अगर यह जैन परिवार ने बनाया था तो मामला साफ था। जैन परिवार को मुआवजा देना ही होगा। उसकी नजर कमरे में इधर उधर घूमती रही और आखिरकार स्कारफेस टाइगर के चेहरे पर जा टिकी। उसने धीरे से और सोच समझकर कहा, बताओ, तुम्हें जैन परिवार की हथियार की दुकान में उपद्रव मचाने किसने भेजा था? स्कारफेस टाइगर और उसके आदमियों पर एक भयानक जानलेवा हमला हुआ और कड़ाके की ठंड ने पूरे हॉल का तापमान अचानक गिरा दिया। किसने सोचा होगा कि कार्तिक ऐसा कुछ कहेगा? मैंने यह टूटी हुई तलवार तुम्हारे जैन परिवार की हथियार की दुकान से खरीदी है। इस पर तुम्हारे जैन परिवार की नखरखाशी का निशान है। सब लोग कृपया मेरे लिए फैसला करो। जैन परिवार बहुत घमंडी है। मेरे भाई की मौत का कारण वे ही थे और अब वे पलटकर हम पर ही मुसीबत खड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं। क्या तुम अपने ग्राहकों को इस तरह धमकाते हो क्योंकि तुम एक बड़े व्यवसाय हो? स्कारफेस टाइगर ने उकसाना जारी रखा। कार्तिक की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। भीड़ की शक्ति का उपयोग करके जैन परिवार पर दबाव डाला। जब तक आप ताबूत नहीं देख लेते, तब तक आप एक आंसू भी नहीं बहाएंगे। आज मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप शांति से मरें। कार्तिक ने हथियार शोधन कक्ष की ओर देखा। तभी प्रणीत बाहर आया। बाहर के शोरगुल ने उसे ध्यान से विचलित कर दिया था। प्रणीत, जाओ और हथियार शोधन भट्ठी ले आओ। जल्द ही प्रणीत हथियारों को परिष्कृत करने के लिए एक भट्ठी ले आया और पूरे हॉल का तापमान अचानक बढ़ गया। प्रज्वलन! उसके आदेश पर प्रणीत ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दाहिने हाथ से धौंकनी खींची और पिघले हुए लोहे को उबाल रही भट्ठी में भयानक लपटें उठने लगीं। कार्तिक ने टूटा हुआ चाकू उसमें फेंक दिया। इस समय स्कारफेस टाइगर थोड़ा घबरा गया। जैन परिवार ने आज सचमुच मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं मुआवजा नहीं देना चाहता था, लेकिन उन्होंने बहुत परेशानी खड़ी कर दी।
हम अपनी बदकिस्मती स्वीकार करते हैं और अब कभी भी जैन परिवार से हथियार नहीं खरीदेंगे। स्कारफेस टाइगर ने अपनी बात समाप्त करने के बाद अपने आदमियों को बाहर ले जाकर बहस करना बंद कर दिया, जिससे कई लोगों को अजीब लगा। डीकन नीव, उन्हें रोको, आज कोई भी शस्त्रागार से बाहर नहीं निकलेगा। अधिकार और श्रेष्ठता के भाव से कार्तिक ने डीकन नीव के मन को थर्रा दिया और उसने अनजाने में स्कारफेस टाइगर और अन्य को रोकने के लिए अपनी जन्मजात शक्ति का प्रयोग किया। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? जो बीत गया सो बीत गया, तो फिर तुम इतने आक्रामक क्यों हो? क्या तुम मुझे चुप कराने के लिए मुझे मारने की योजना बना रहे हो? स्कारफेस आग बबूला हो गया। सभी 10 ने अपने हथियार निकाल लिए और जरा सी भी उकसावे पर लड़ने को तैयार हो गए। चूंकि आप पहले से ही यहां हैं, इसलिए स्थिति स्पष्ट किए बिना चले जाना जैन परिवार के प्रति पूर्ण उपेक्षा दर्शाता है। क्या आपको सचमुच लगता है कि हमें आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है? कार्तिक के चेहरे पर एक मासूम और अथाह भाव था। वह भट्टी के पास गया, चिमटा उठाया और पिघलने वाली टूटी हुई तलवार निकाली। वह बैंगनी सोने की नहीं, बल्कि नीले पिघले हुए लोहे की निकली। क्या चल रहा है? प्रणीत दंग रह गया। वह कई सालों से जैन परिवार की लौह शोधन कार्यशाला में काम कर रहा था और जैन परिवार का पिघला हुआ लोहा हमेशा बैंगनी सुनहरा ही होता था, कभी नीला नहीं। प्रणीत, इसे भी भंग कर दो। कार्तिक ने जल्दी से समझाने की कोशिश नहीं की। उसने दीवार से गिरा हुआ लंबा चाकू उठाया और प्रणीत के सामने फेंक दिया और उसे लगातार घोलता रहा। सेकंड दर सेकंड समय बीतता गया। एक कप चाय पीने में लगने वाले समय के बाद जैन परिवार की तलवार पिघलने लगी। अजीब बात यह थी कि इस बार वह बैंगनी सुनहरे पिघले हुए लोहे में बदल गई, जो स्कारफेस टाइगर द्वारा लाई गई टूटी तलवार से बिल्कुल अलग थी। इस दृश्य ने अनगिनत लोगों को चौंका दिया। मानसी की खूबसूरत आंखों में आश्चर्य और अविश्वास की झलक दिखाई दी। डीकन नीव का चेहरा बेहद उदास था। शायद दूसरों को पता न हो, लेकिन वह कांगड़ा शहर के हथियारों के बारे में बहुत जानकार था। जैन परिवार हथियार बनाने के लिए बैंगनी सोने के अयस्क का इस्तेमाल करता था, जबकि त्रिवेदी परिवार नीले पवन पत्थर का इस्तेमाल करता था, जिससे नीले लोहे की पिघली हुई धातु बनती थी। देखने वाले दंग रह गए। यह टूटी हुई तलवार साफ तौर पर जैन परिवार की नहीं थी। पिघला हुआ लोहा ही इसका सबसे बड़ा सबूत था। तो फिर जैन परिवार का निशान क्या था? लोग यह सोचे बिना नहीं रह सके कि जैन परिवार के उस्ताद कारीगरों को त्रिवेदी परिवार ने लूट लिया है। इन सभी उस्ताद कारीगरों के पास जैन परिवार के मूल रहस्य थे और उनके लिए जैन परिवार की छाप लिखना मुश्किल नहीं होगा। स्कारफेस टाइगर, क्या तुमने जैन परिवार को नकली टूटे चाकू से फंसाने की हिम्मत की? तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। डीकन नीव गुस्से से लाल हो गया। उसे लगभग बेवकूफ बना दिया गया था। अगर कार्तिक की समझ न होती तो आज जैन परिवार के लिए हालात वाकई बुरे होते। किसने सोचा होगा कि जैन परिवार के निशान वाला हथियार जैन परिवार का नहीं बना होगा? हमसे शायद कोई गलती हुई होगी। हमने उस पर जैन परिवार का निशान देखा और सोचा कि इसे जैन परिवार से खरीदा गया है। उस पर लगे निशान की कोई नकल नहीं हो सकती। स्कारफेस टाइगर की आंखें इधर उधर घूमने लगीं। उसकी योजना उजागर होते ही उसके शब्द बदल गए। टूटी हुई तलवार पर जैन परिवार का निशान अंकित है, इसलिए उसका जैन परिवार की हथियार कार्यशाला में आना पूरी तरह से उचित है। दूसरे पक्ष ने अपनी गलती मान ली, लेकिन हम उन्हें सचमुच मार तो नहीं सकते, है ना? निशान नकली नहीं हो सकता। आखिरकार जैन परिवार में ही समस्याएं हैं, जिसकी वजह से निशान में खामियां थीं जिनका दूसरों ने फायदा उठाया। डीकन नीव भी दुविधा में थी। मामला साफ हो चुका था। स्कारफेस टाइगर जो टूटी तलवार लाया था वह जैन परिवार की नहीं थी, बल्कि उस पर जैन परिवार का निशान बना हुआ था। कोई जानबूझकर जैन परिवार को फंसा रहा था। सबकी नजरें एक बार फिर कार्तिक पर टिक गईं, उसका स्पष्टीकरण सुनने के लिए उत्सुक। उसने स्कारफेस टाइगर द्वारा लाई गई नकली टूटी तलवार का पर्दाफाश कर दिया था, इसलिए अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उसी का था। क्या आप स्वयं बताएंगे कि इसके पीछे कौन है, या मैं आपको मजबूर करूंगा?
कार्तिक की आंखें तेज तलवारों जैसी थीं, जो सीधे स्कारफेस टाइगर को घूर रही थीं, जिससे वह डरकर एक कदम पीछे हट गया। आज वह इस निकम्मे से बार बार डरकर पीछे हट गया था, और अगर वह जैन परिवार की हथियार की दुकान से बाहर भी निकल जाता तो भी उसकी इज्जत जाती। युवा गुरु कार्तिक, हमें किसी ने कुछ नहीं बताया। मैंने अभी अभी साफ साफ कह दिया था। मुझे यह भी नहीं पता था कि यह टूटी हुई तलवार जैन परिवार ने नहीं बनाई है। हम भी पीड़ित हैं। हमारे 2 भाई पहाड़ों में मारे गए। स्कारफेस टाइगर ने भावनात्मक कार्ड खेलना शुरू कर दिया। मैनेजर नदीम और अन्य लोगों को घायल कर दिया। ज्यादा से ज्यादा उसे मुआवजे में कुछ सोने के सिक्के देने पड़ेंगे, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। कितना जिद्दी! कार्तिक अधीर हो गया और उनके साथ और अधिक शब्द बर्बाद करने में आलस्य के कारण उसने एक भयानक हत्या का इरादा प्रकट किया। यह कहकर वे कदम कदम पर स्कारफेस टाइगर के पास पहुंचे, जो दरवाजे की ओर पीछे हटकर भागने का मौका ढूंढने लगा। डीकन नीव इनेट दायरे में था, इसलिए जब तक वे उससे बचकर निकल सकते थे तब तक वे बच सकते थे। कार्तिक को, उस निकम्मे को, स्कारफेस टाइगर और बाकियों ने शुरू से आखिर तक कभी गंभीरता से नहीं लिया था। चल दें। बिना किसी हिचकिचाहट के स्कारफेस टाइगर ने आदेश दिया और 10 आदमियों को तेज गति से गेट से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। डीकन नीव, चूंकि आज एक व्यक्ति भाग गया है, इसलिए आपको जैन परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। कार्तिक ने कोई कदम नहीं उठाया। वे बस कूड़ा कचरा थे, उसकी मेहनत के लायक नहीं। हमले में एक रूह कंपा देने वाला असर था, जिसने डीकन नीव को चौंका दिया, जिससे वह अनजाने में बाहर निकल आया और अपनी जन्मजात शक्ति को मुक्त कर दिया, जिससे स्कारफेस टाइगर और बाकी लोग पीछे हट गए, जिससे वे सभी हॉल के बीचों बीच गिर पड़े। स्कारफेस टाइगर की छाती पर एक पैर रखते हुए कार्तिक ने बिना किसी भावना के कहा, अब आप मुझे बता सकते हैं कि आपको यहां आकर परेशानी पैदा करने का निर्देश किसने दिया था? सब लोग कार्तिक को ऐसे घूर रहे थे मानो वो कोई राक्षस हो। जैन परिवार का निकम्मापन इतना तेज कब से हो गया? तुम कूड़े के टुकड़े हो। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे जाने दो और मैं तुमसे आमने सामने लड़ूंगा। स्कारफेस टाइगर ने उठने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक ने उसे नीचे पटक दिया। गुस्से से उसने दांत पीसते हुए कार्तिक को कूड़ा समझकर गालियां दी। तुमने मुझे सफलतापूर्वक क्रोधित कर दिया है। कार्तिक के हाथ में अचानक एक छोटा चाकू प्रकट हुआ, जो चमकता हुआ दूर चला गया और खून छिड़कने लगा। आह! स्कारफेस टाइगर ने एक तीखी चीख मारी, क्योंकि उसका पूरा दाहिना हाथ जड़ से अलग हो गया था और खून से जमीन लाल हो गई थी। अब तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें परेशानी पैदा करने के लिए किसने भेजा था? मौत की आहट की तरह स्कारफेस डर से कांप रहा था। कार्तिक के निर्दयी और निर्णायक स्वभाव ने वहां मौजूद सभी लोगों की रूह कंपा दी थी। बिना कुछ कहे वह पहले आपका हाथ काट देता और फिर आपसे पूछताछ करता। यह एक मनोवैज्ञानिक चाल थी और स्कारफेस की नसें पूरी तरह से टूट चुकी थीं। ये लोग हताश अपराधी थे। साधारण पूछताछ से कोई असर नहीं होता। सबसे अच्छा तरीका यही था कि इनसे 10 गुना ज्यादा निर्दयी बनकर इनका आत्मविश्वास तोड़ दिया जाए। अपने बाईं हाथ पर एक छोटा चाकू रखकर उसने यह बताने से इनकार कर दिया कि इसके पीछे कौन है, और वार करना जारी रखा। यह महेश ही था जिसने हमें जैन परिवार की हथियार कार्यशाला पर हमला करने और आपके व्यवसाय को सामान्य रूप से जारी रखना असंभव बनाने के लिए भेजा था। यह काम पूरा होने के बाद हमें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। स्कारफेस टाइगर का मन पूरी तरह से कार्तिक के नियंत्रण में था। उन भयानक आंखों ने, जो किसी आत्माभक्षी जानवर की तरह थीं, उसे अनायास ही ये शब्द बोलने पर मजबूर कर दिया। इन शब्दों से घटनास्थल पर हंगामा मच गया। मानसी की आंखें सिकुड़ गईं, उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। यह जवाब सबकी उम्मीदों से परे था। यकीनन कोई तो पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहा था। स्कारफेस टाइगर चाहे कितना भी दिलेर क्यों ना हो, उसने जैन परिवार के घर में कोई उपद्रव मचाने की हिम्मत नहीं की। शेष 9 भाड़े के सैनिक, जिनके चेहरे पीले पड़ गए थे, अपने हथियारों के साथ भीड़ पर टूट पड़े और अफरा तफरी में भाग गए। मार डालो,
कार्तिक ने ठंडे स्वर में कहा और डीकन नीव का शरीर हवा में उछल पड़ा। उसने अपनी हथेली से उसे कुचल दिया और वे तीनों बिखर गए और खून में बदल गए। पूरे हॉल में अफरा तफरी मची हुई थी और उनमें कई निर्दोष लोग भी थे। वे अंधाधुंध हत्याएं नहीं कर सकते थे। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर कुछ लोग दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। अचानक आसमान से एक ठंडी रोशनी चमकी। मानसी, जो अब तक चुप थी, ने कदम बढ़ाया। उसके हाथ में एक चांदी की तलवार दिखाई दी। उसकी जन्मजात शक्ति ने पूरे हथियार कारखाने को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कार्तिक की आंखें सिकुड़ गईं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी पत्नी इतनी मजबूत होगी। 18 साल की उम्र में वह इनेट दायरे में थी। पूरे महान पथ राजवंश में एक प्रतिभाशाली। 2 सांसों के अंतराल में स्कारफेस टाइगर को छोड़कर सभी भाड़े के सैनिक मर गए और जमीन पर मृत पड़े रहे। इस पूरी घटना के दौरान कार्तिक चुप रहा। सबका नजरिया बदल गया। आज कार्तिक न होता तो शायद हालात कुछ और होते। जैन परिवार से भारी रकम ऐंठ ली जाती और उनकी प्रतिष्ठा भी धूमिल हो जाती। दामाद जी, हम गलत थे। हमें अभी आपका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। नदीम अचानक घुटनों के बल बैठ गया और अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने लगा, जबकि अन्य नौकर कांपते हुए उसके पीछे घुटनों के बल बैठ गए। डीकन नीव, बाकी सब आप पर निर्भर है। हथियार की दुकान से बाहर निकलते हुए उसे एहसास हुआ कि मामला सुलझ गया है और उसके ससुर को पता है कि आगे क्या करना है। उसे बाकी की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसे अपनी साधना पर वापस लौट जाना चाहिए। जैसे ही वह हथियार कार्यशाला से बाहर निकला, एक सुगंधित सुगंध फैल गई और मानसी उसके बगल में प्रकट हुई। दोनों साथ साथ चल रहे थे। ऐसा लगता है कि जब से वे समझने लायक बड़े हुए हैं, तब से यह पहली बार है जब दोनों इतने करीब आए हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि वह टूटी हुई तलवार हमारे जैन परिवार द्वारा नहीं बनाई गई थी? मानसी ने सबसे पहले बात की। उसने और डीकन नीव दोनों ने टूटी हुई तलवार की जांच की थी। कारीगरी वाकई जैन परिवार की थी और यहां तक कि उस पर उकेरे गए निशान भी बिल्कुल एक जैसे थे, जिससे असली और नकली में फर्क करना बेहद मुश्किल हो गया था। मैंने अनुमान लगाया। उसने कंधे उचका दिए। बचपन से लेकर जवानी तक मानसी उसे हमेशा नीची नजरों से देखती रही थी। हालांकि वे पति पत्नी थे, पर वे अजनबी से भी ज्यादा अजनबी थे। साल में 1-2 बार त्योहारों पर मिलने के अलावा कार्तिक मानसी से बहुत कम मिलता था। क्या तुम अब भी उस रात जो हुआ उससे नाराज हो? उसकी आवाज किसी घाटी में एकांत में खिले ऑर्किड जैसी थी। अपनी शादी की रात उसने अपने पति को दुल्हन के कमरे से बाहर निकाल दिया था। उसने वाकई हद कर दी थी। आखिरकार वह एक निकम्मा था। कार्तिक ने उसे कभी दोष नहीं दिया था। यह बस नियति का एक क्रूर मोड़ था। अब यह सब अतीत की बात है। वह व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, क्या वह गुस्से में था? उसे खुद भी नहीं पता था। तो फिर उसके गुस्सा होने का क्या कारण था? लगता है आप बदल गए हैं। मानसी इसे समझा नहीं पाई। उस रात के बाद से वह बदल गया था। कुछ कुछ अपरिचित सा हो गया था। अब वह कोई प्लेबॉय नहीं रहा था और जब वह उसकी तरफ देखता तो उसकी साफ आंखें 2 नीले रत्नों जैसी होतीं, उन अश्लील भावों से बिल्कुल अलग जो वह उसे देता था। क्या किसी को चोट पहुंचाने से सचमुच उसका व्यक्तित्व बदल सकता है? उसे खुश होना चाहिए, लेकिन कार्तिक को इस हालत में देखकर वह खुश नहीं हो सकती। वह बहुत ठंडा हो गया है और उसके पास खड़े होकर उसे कोई गर्माहट महसूस नहीं हो रही है। लोग हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे ही दोनों सड़क पर चले, उन्होंने बहुत ध्यान आकर्षित किया। ज्यादातर नजरें मानसी पर पड़ीं, कुछ तिरस्कारपूर्ण टिप्पणियों के साथ, जो गाय के गोबर में चिपके एक सुंदर फूल से ज्यादा कुछ नहीं थीं। तुमने अभी तक मुझे यह नहीं बताया कि तुमने टूटी तलवार का रहस्य कैसे खोजा। मानसी ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर मार्च के आड़ू के फूल जैसी मुस्कान खिल उठी। आसपास का आसमान मानो चमक उठा। हालांकि उसके चेहरे पर हल्के से घूंघट का आवरण था, फिर भी उसकी मनमोहक मुस्कान उसकी बेमिसाल खूबसूरती को छिपा नहीं पाई। एक मुस्कान एक शहर को तबाह कर सकती है, दूसरी मुस्कान एक राष्ट्र को तबाह कर सकती है। कार्तिक ने अपनी नाक छुई। ऐसी पत्नी से शादी करना
अनगिनत पुरुषों का सपना होता है, लेकिन वह एक कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, क्योंकि उससे बेहतर कोई नहीं जानता था कि एक स्त्री होने का क्या मतलब होता है। उसे मानसी के लिए कोई भावना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। दोनों लोगों की यादें एकदम सही तरह से घुल मिल गईं। उनमें उनकी भावनाएं सहित सब कुछ समाहित हो गया। क्या तुम्हें वह हथियार याद है जो मैंने कल मुख्य हॉल में उठाया था? कार्तिक का स्वर काफी नरम हो गया। उसकी बर्फीली आभा गायब हो गई और वह काफी खुश दिखाई दिया। हाँ, कल कार्तिक सिर हिलाते हुए मुख्य हॉल में दाखिल हुआ और उसके पिता और मां ने उसे डांटा। डांट के दौरान उसने एक हथियार उठाया, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बाद में वह औषधीय जड़ी बूटियों से भरा एक थैला लेकर चला गया। इसका टूटी तलवार से क्या लेना देना है? हमारे जैन परिवार के हथियारों में एक गहरी गूंजती हुई प्रतिध्वनि है, जिसमें ड्रैगन की दहाड़ की झलक है। आज यह टूटी हुई तलवार जैन परिवार की गढ़ाई तकनीक से बनाई गई है और यह असली तलवार से लगभग अलग नहीं है। फिर भी इसकी प्रतिध्वनि स्पष्ट और सपाट है। दोनों के बीच का अंतर भले ही छोटा लगे, लेकिन वास्तव में जमीन आसमान का अंतर है। सामान्य लोगों के लिए यह अंतर बताना कठिन है। कार्तिक के लिए यह एक घातक दोष था। मानसी ने अपना सिर घुमाया और दोनों रुक गए। उसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सा आश्चर्य झलक रहा था। वह सचमुच इतना बारीक अंतर पहचान सकता था। क्या यह मेरे प्रति आभार व्यक्त करने के लिए है? कार्तिक के होंठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई, जिस पर मानसी ने उसे तीखी नजरों से घूरा। दोनों हंस पड़े, क्योंकि आज की घटना ने जैन परिवार के लिए एक बहुत बड़ा संकट हल कर दिया था और वे दोनों बहुत खुश थे। उस रात जिस जगह वेश्यालय को दफनाया गया था, वहां से गुजरते हुए उसने देखा कि खंडहर अभी भी मौजूद थे और मजदूरों का एक समूह काम में व्यस्त था। जैन परिवार से मुआवजा कल ही तय हो गया था। कार्तिक रुक गए और खंडहरों को देखने लगे। मानसी के चेहरे पर नाराजगी के भाव थे। कार्तिक उसका पति था, भले ही वह सिर्फ नाम का ही उसका पति था। वह नहीं चाहती थी कि वह ऐसी सुख सुविधाओं वाली जगह पर आए। क्या अब भी आपके मन में इस जगह के लिए भावनाएं हैं? उसकी आवाज थोड़ी खट्टी थी, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि निराशा से। आखिरकार उसने उसकी आंखों में अपनी छवि की एक झलक तो बचा ली थी, लेकिन अब एक वेश्यालय देखकर वह अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहा था। क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे यदि मैं कहूं कि उस रात मुझे फंसाया गया था? कार्तिक ने खंडहरों पर नजर डाली, फिर दूसरी ओर देखा और मानसी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, यह आधा मजाक था, क्योंकि उस रात की घटनाओं की अभी तक जांच नहीं की गई थी और वह नहीं चाहते थे कि बहुत से लोग जानें। कोई जवाब नहीं मिला, शायद इसलिए कि कार्तिक ने वर्षों से उसका दिल पूरी तरह तोड़ दिया था। इसलिए उसने जो कुछ भी कहा वह कम विश्वसनीय होगा। दोनों जैन परिवार के पास लौट आए। हथियार कार्यशाला की खबर उन तक पहुंच चुकी थी और जैन परिवार आगे क्या करना है इस पर विचार कर रहा था। इस घटना ने दोनों परिवारों के बीच के रिश्ते पूरी तरह से तोड़ दिए थे। पिताजी, मानसी ने कहा। ससुर जी, कार्तिक ने कहा। दोनों मुख्य हॉल में दाखिल हुए, जहां जयंत कई प्रबंधकों के साथ चर्चा कर रहे थे। उन दोनों को देखकर सभी रुक गए। कार्तिक, मुझे पता है आज क्या हुआ। तुमने बहुत अच्छा किया और मैं बहुत खुश हूं। जयंत ने आगे बढ़कर कार्तिक के कंधे पर थपथपाया। आज उसके बिना हालात अकल्पनीय होते। वे निश्चित रूप से त्रिवेदी परिवार के जाल में फंस जाते और इस हथियार कार्यशाला को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए हमलों की दूसरी और तीसरी लहर जरूर आती। यही तो मुझे करना चाहिए। कार्तिक ने इसका श्रेय नहीं लिया। उन्होंने बस वही किया जो उन्हें करना था। ठीक है, तुम सब वापस जाओ और पहले आराम करो। हमें अभी भी बातें करनी हैं। जयंत ने लगातार 3 बार अच्छा कहा और यह देखकर सचमुच खुश हुए कि उनके दामाद अब परिपक्व हो गए हैं। समूह में चर्चा जारी रही, जबकि कार्तिक और मानसी वहां से हटकर अपने अपने घरों को लौट गए। यह खबर कि जैन के दामाद ने महान पराक्रम दिखाया, त्रिवेदी परिवार की साजिश का पर्दाफाश किया और जैन परिवार की प्रतिष्ठा बचाई, पूरे परिवार में तेजी से फैल गई।
नौकरों का कार्तिक के प्रति रवैया पूरी तरह बदल गया। नमस्कार दामाद जी, नमस्कार दामाद जी। युवा स्वामी, क्या आपको भूख लगी है? मैं आपके लिए कुछ खाना लाता हूं। आंगन में वापस आकर काका बिना शर्ट के आंगन के बाहर घुटनों के बल बैठ गया और अपनी पीठ पर कांटों का एक बंडल रखकर माफी मांगने लगा। दामाद जी, कल मैं गलत था, मुझे सजा दो। कार्तिक पहले एक निकम्मा इंसान था, उसे लोग नीची नजर से देखते थे, लेकिन इस घटना के बाद उसके प्रति उनका रवैया पूरी तरह बदल गया। उठो, कार्तिक ने असल में उसे दोष नहीं दिया। वे दोनों अलग अलग दुनियाओं से थे। उसने अपनी गलती स्वीकार करने की पहल की, जिससे साबित हुआ कि उसका दिल अब भी जैन परिवार के साथ था, और यही काफी था। आंगन का दरवाजा बंद किया और परेशान न करें का बोर्ड लगा दिया। अगले 2 दिनों तक कार्तिक लगन से साधना कर सकता था और अर्जित क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंचने का प्रयास कर सकता था। यदि वे त्रिवेदी परिवार से संबंध तोड़ते हैं तो वे निश्चित रूप से भयंकर जवाबी कार्रवाई करेंगे, और न केवल हथियार शोधन कार्यशाला को बल्कि जैन परिवार के अन्य व्यवसायों को भी निशाना बनाएंगे। जैन परिवार की आय मुख्य रूप से हथियार कार्यशाला, साथ ही चाय घरों, रेस्तरां, खदानों आदि से आती थी, जिससे वे इतने बड़े परिवार का संचालन बनाए रखते थे। ये उद्योग अकेले ही यथास्थिति बनाए रख सकते हैं, और जैन परिवार हमेशा के लिए स्थिर हो जाएगा। कार्तिक का लक्ष्य जैन परिवार को महान पथ राजवंश में नंबर 1 परिवार बनाना था, ताकि उन्हें कभी कोई चिंता न हो, ताकि वह अमृता का मार्ग खोज सके। उसने लाल कपड़े से लपेटा हुआ 2 फुट लंबा छोटा चाकू निकाला। सामान्य तलवार से थोड़ी छोटी, ब्लेड में अधिक चिकनी वक्रता के साथ, यह प्रकाशित होने पर एक हल्का सुनहरा प्रभामंडल उत्सर्जित करती थी। वह लकड़ी के खंभे के पास पहुंचा, अपनी ताकत इकट्ठा की। चाकू की मरम्मत करना तलवार की मरम्मत करने से अधिक कठिन था। तलवार की अपनी शैली होती है और चाकू की अपनी शैली होती है। तलवारबाजी के सार को समझना प्रतिभा माना जाता है, चाकूबाजी के सार को समझना विलक्षण प्रतिभा माना जाता है। बेशक अपने मौजूदा स्तर पर उसके लिए तलवारबाजी का सार समझना मुश्किल था। अपनी सटीकता को 100% तक सुधारना ही उसे अभी तुरंत सीखने की जरूरत थी। अपनी तलवार खींचो, अपनी तलवार म्यान में रखो। इसमें कोई मार्शल आर्ट तकनीक शामिल नहीं थी। यह बस एक खींचो और काटो तकनीक थी, सीधी और प्रत्यक्ष। एक ही वार से हवा में लहरें उठती थीं, जिससे एक तेज हवा का प्रवाह होता था जो दोनों तरफ के पेड़ों की ओर बढ़ता था और सरसराहट की आवाज पैदा करता था। यह अभी भी पर्याप्त तेज नहीं है। चाकू की सटीकता में काफी सुधार हुआ है, लेकिन गति अभी भी वह प्रभाव प्राप्त नहीं कर पा रही है जो मैं चाहता हूं। उसने अपना चाकू म्यान में डाला, एक सफेद तौलिया उठाया और चेहरे से पसीना पोंछा। सिर्फ 1 घंटे में उसने 10,000 वार किए, यानी औसतन 33 वार प्रति मिनट। इस प्रकार का उच्च तीव्रता वाला प्रशिक्षण एक ऐसी चीज थी जिसे सामान्य लोग मजबूत शारीरिक शरीर के बिना सहन नहीं कर सकते थे। अपने शरीर की लगभग सारी क्षमता समाप्त हो जाने के कारण वह एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर बैठ गया। उसकी आंतरिक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। वह संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ, शरीर को ठंडा करने वाले तरल पदार्थ का शेष 1/3 बाल्टी में डाला, अपने कपड़े उतारे और रेंगते हुए अंदर चला गया। असहनीय दर्द पूरे शरीर में फैल गया, जिससे शरीर निढाल हो गया। शरीर को शांत करने के लिए शरीर तड़का लगाने वाले द्रव का इस्तेमाल करना और भी उपयुक्त था, और हर मध्य बिंदु, हर एक्यूपॉइंट और हर रोमकूप ने उसे लालच से सोख लिया। जैसे ही कार्तिक ने आदिम स्वर्ग भक्षण तकनीक को सक्रिय किया, समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा जीवंत हो उठी और चारों ओर से उसके आंगन में उमड़ पड़ी। पिछले कुछ दिनों से नौकर निजी तौर पर चर्चा कर रहे थे कि जैन परिवार के ऊपर की आध्यात्मिक ऊर्जा किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा खींच ली गई है। युद्ध के नगाड़ों की ध्वनि शिरोबिंदुओं में गूंज रही थी, जो किसी आसन्न सफलता का एक और संकेत था। आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर गई और भक्षण करने वाले स्वर्गीय कढ़ाई में विलीन हो गई, जिससे अंदर का द्रव बढ़ गया। भौतिक शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया है।
अब वह इससे बाहर निकल सकता है। उसने एक स्वर्गीय आत्मा की गोली ऊंडेली और उसे एक ही घूंट में निगल लिया। जब हर क्षेत्र पूर्ण और दोष रहित हो जाता, तभी वह अगले क्षेत्र में प्रवेश करता। आध्यात्मिक तरल पदार्थ बाहर निकलकर अंगों और हड्डियों में विलीन हो गया, जिससे ऊर्जा केंद्र में वास्तविक ऊर्जा तेजी से बढ़ने लगी। दिव्य सम्राट भी यह नहीं समझ पाए कि भक्षण करने वाले स्वर्गीय कढ़ाई के अंदर का द्रव कैसे बना। जैसे जैसे साधना का स्तर बढ़ता गया, द्रव की शुद्धता भी बढ़ती गई